स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो आपके 7 मार्च 2024 में 101% यही सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम प्रश्न सहित उत्तर इस वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, सोशियोलॉजी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रजनन दर किसे कहते हैं। प्रजनन दर किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए क्या होगा। देखिए, 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति हजार महिलाओं की संख्या, 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति हजार महिलाओं की संख्या के पीछे बच्चे को जन्म देने वाली संख्या, यानी पीछे बच्चों को जन्म देने वाली संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर की तरह ये भी दर भी क्या है, अशोधित होती है। यहाँ पर देखिए प्रजनन दर किसको कहा गया है, जैसे जन्म दर और जो मृत्यु दर होती है सेम इसी प्रकार से भी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं अशोधित लिखा है कि 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति हजार महिलाओं की संख्या के पीछे बच्चे को जन्म देने वाली संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। 3 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है सोशियोलॉजी में। समझ में आ गया। वीडियो को रोककर भी ये सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करा रहा हूँ। आप हम लोग हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, जाति एवं क्या है, यहाँ पर देखिए 2 बार आ चुका है, जाति एवं जाति व्यवस्था में आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। जो आपका समाज शास्त्र का बुक है उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन बैंक से करा दिए हैं। जो आपका क्वेश्चन बैंक है, जो भी क्वेश्चन बैंक है, जैसे हमारे पास विद्या क्वेश्चन का बैंक है, उसी से मैं तैयारी कराता हूँ। आपके पास अरिहंत है, मास्टर माइंड है, राजीव का है, नो मैटर है। बस आप क्वेश्चंस को ढूंढिए और इसका आंसर आपको देखेंगे, ये प्रश्न का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखिए, जाति एक प्राचीन संस्था है। जो जाति है एक क्या है, प्राचीन संस्था है, जो हजारों वर्षों से भारतीय समाज जो समाज एवं संस्कृति का हिस्सा रही है। प्राचीन व्यवस्था होते हुए भी आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए जाति व्यवस्था का अपना विशेष महत्व है। जाति व्यवस्था का क्या है, अपना एक ये विशेष महत्व है। ये जाति और जाति व्यवस्था का, यानी जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा दिया हुआ है। देख सकते हैं, सिंपल सा परिभाषा है। बुक और क्वेश्चन बैंक में देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें उतनी तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। 3 नंबर का है, 25 शब्दों में, यानी 25 वर्ड में हमें इसका आंसर देना होता है। तो उससे ऊपर हो जाए, 50 शब्द से नीचे ही रहे और 25 शब्द से ऊपर ही, इस तरह से आप लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्नों को हल करना रहेगा। समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने निम्न जातियों के कल्याण, जो ब्रिटिश सरकार है इसमें निम्न जातियों के कल्याण हेतु कब एक अधिनियम पारित किया था। कब एक क्या है, अधिनियम पारित किया था। तो यहाँ पर देखिए दलित वर्ष 1935 अधिनियम क्या है, पारित किया था ब्रिटिश सरकार ने। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर बस आप इतने में लिख दीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। काफ़ी विद्यार्थी हमारे सोचते हैं कि सर तो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि एग्जामिनर 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है। क्या है, क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ गया है, उसका आंसर थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसका थोड़ा छोटा भी हो सकता है। यानी जो भी सिचुएशन बने क्वेश्चन का, उसी तरीके से इसका आपको आंसर देना है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया है। यानी जो कौन सा वैसा संविधान है जिसके अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत वाला, आपको पता ही होगा, अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया है। तो आंसर देखिए
भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से, जो भारतीय संविधान है इसके द्वारा विशेष रूप से अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया है। जो क्या अनुच्छेद 17 है इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया है। इसमें अस्पृश्यता को भेदभाव मानते हुए इसके उन्मूलन पर क्या है बल दिया गया है। समझ में आ गया। तो ये चौथे प्रश्न का आंसर था। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे में इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। समझ में आ गया। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत सारे क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुत सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न बता रखा हूँ, जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। समझ में आ गया। चैनल पर ही आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिएगा। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न क्या है कि सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना सर्वप्रथम कहाँ और, यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई। सबसे पहले आधुनिक, यहाँ पर देखिए आधुनिक किस्म की जनगणना की बात हो रही है। तो आंसर देखिए सबसे पहली, यहाँ पर देखिए सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना अमेरिका की सन, यहाँ पर देखिए अमेरिका में शायद हुआ था। अमेरिका में सन 1790 की जनगणना थी और इस पद्धति को यूरोप में भी शताब्दी के यूरोप में भी शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में अपनाया गया। यानी जो जनगणना है, भारत में जनगणना कब हुआ था तो याद रखिएगा आपका शायद कितना 1981 से स्टार्ट हुआ था, या 1900, देखिए 10 साल में होता है। 1900 आपका शायद इसमें स्टार्ट हुआ था, 1971 कह लीजिए, इसी के बीच में आपका शायद स्टार्ट हुआ था। और भारत में हर 10 वर्ष में क्या है जनगणना होता रहता है। जैसे कि 2011 का जनगणना हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। अब तो कंप्यूटराइज हो गया है सारा। आपको क्या है, अब क्या है, पहले क्या होता है गाँव इलाकों में, सिटी इलाके में क्या जाते थे, 2 लोग जाते थे, वही जनगणना आधार कार्ड लेते थे, पूरा पता करते थे कि इतने सदस्य हैं आपके फैमिली में, इतना आपका मतलब जनगणना होगा। तो उसी के हिसाब से जब कैलकुलेशन करते थे तो आता था कि इतना जनगणना था। और जब 2011 के अनुसार कितना जनगणना था, यानी जनसंख्या कितना था, 121 करोड़ से अधिक जनगणना के हिसाब से जनसंख्या थी। समझ में आ गया। तो ये 5वां प्रश्न भी हमने बता दिया है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए 6 नंबर प्रश्न है संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या है। जो संयुक्त परिवार है इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये देखिए आंसर है कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं इस प्रकार से है। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट लिख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस तरह से लिखा है। कॉपी वाला आपने वीडियो नहीं देखा है कि समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखते हैं, तो जाकर आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तरीका होता है लिखने का। तो हमने समाज शास्त्र का भी तरीका बता रखा हूँ कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है अधिक पीढ़ी के लोग, यानी नंबर 1 पर है जो विशेषताएं हैं। सबसे पहला है अधिक पीढ़ी के लोग, दूसरा है संयुक्त निवास, तीसरा है संयुक्त भोजन यानी एक ही परिवार में खाना पीना मतलब पूरा, चौथा है सामान्य संपत्ति, फिर सामान्य पूजा, कर्ता की विशिष्ट स्थिति, उसके बाद में परस्पर अधिकार और कर्तव्य, 8वां सांस्कृतिक निरंतरता। यानी कहने का परिवार है जैसे कि अब मान लीजिए हमारी फैमिली में 4 लोग हैं, यानी 4 लोग हैं, और एक संयुक्त परिवार है जिसमें क्या है 20 लोग हैं, क्या 20 लोग हैं। तो उसमें सारी चीज़ें जो है अधिक पीढ़ी के लोग, यानी दादा दादी, उनके भी दादा, और दादा दादी से हमारी दादा दादी, फिर हमारे पापा की भी दादा दादी। तो उस प्रकार से क्या है अधिक पीढ़ी के लोग, संयुक्त निवास यानी एक ही घर में निवास करेंगे, पूरी फैमिली रहेंगे, संयुक्त भोजन यानी एक साथ भोजन करेंगे, सामान्य संपत्ति यानी भैया जब पूरा संपत्ति रहेगा, कोई भी कमा कर लेकर आएगा तो घर में ही आएगा ना, पूरा मतलब संयुक्त फैमिली में एक प्रकार से कह सकते हैं। और सामान्य पूजा यानी सभी साथ में पूजा करेंगे। कर्ता के विशिष्ट यानी कौन सा कार्य किसको करना चाहिए एक प्रकार से वो अपना सकता है। तो ये संयुक्त परिवार की विशेषता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमने समाज शास्त्र का 6 महत्वपूर्ण क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, क्लास 12 समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हमें सारे क्वेश्चन को आंसर बताना है जो आपके बोर्ड की दृष्टि से क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लेंगे तो यही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आया है, इसके बारे में आपको बताना है। जो उपनिवेशवाद है
इसके कारण जो जाति व्यवस्था यानी कास्ट रिलेटेड उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है, इसका आंसर देना है। किसका आंसर है? लघु उत्तरीय प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। इसका आंसर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में निम्न परिवर्तन आया है। यानी जो उपनिवेशवाद के कारण जो जाति व्यवस्था, इसमें कुछ इस प्रकार से परिवर्तन आया है। पॉइंट के थ्रू बताया जिसे आपको ज़्यादा समझ में आया। यहाँ पर देखिए पॉइंट सबसे पहला है कि जाति व्यवस्था से संबंधित खान पान एवं विवाह, यहाँ पर देखिए खान पान एवं विवाह से संबंधित प्रतिबंध क्या है, शिथिल है। यहाँ पर देखिए इस शिथिल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रतिबंध शिथिल होने लगे हैं। यानी यहाँ पर बताया क्या जाता है कि जो उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था है, इसमें खान पान एवं विवाह से संबंधित प्रतिबंध शिथिल है। समझ में आ गया, होने लगा है। उसके बाद में दूसरा देखिए, वर्ष 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम, वर्ष जो 1935 में पारित है भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए, जो राज्य है इसके द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियां एवं जनजातियों की सूचियां या अनुसूचित, यहाँ पर देखिए अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान कर दी है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न का उत्तर बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े में इसका आंसर होता है, लेकिन इतना हमें आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा गया उतना ही लिखना है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए औपनिवेशिक काल के अंतिम, यहाँ पर देखिए जो औपनिवेशिक काल है इसके अंतिम समय में प्रशासन ने क्या पद दलित जातियाँ, जिन्हें दलित वर्ग भी कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, दलित वर्ग भी कहा जाता है। तो ये उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कुछ कारण हैं, जो कि इस तरह से आपको बताना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं सबका डिमांड है और यही सब पूछे जाते हैं। समझ में आ गया। ये पहला प्रश्न था कि उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में हमें बताना है। हमारी वॉइस आपको तेज़ नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि क्या है, गले में थोड़े प्रॉब्लम है। आपके लिए वीडियोज़ बनाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बोर्ड बहुत ही नज़दीक आ चुका है और तैयारी हमें अच्छे से करनी पड़ेगी सोशियोलॉजी की, तभी हमारा जाकर नैया पार होगा। दूसरा देखिए वस्तुकरण एवं क्या है, परिणीय, वस्तुकरण एवं परिणीयकरण क्या है, मैं नाम सही से पढ़ रहा हूँ तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वॉइस जो है स्टूडेंट, वॉइस में थोड़ी गड़बड़ी हो चुकी है एक प्रकार से, जो हमारा गला है वो सही नहीं है। देखिए एवं क्या है, वस्तुकरण एवं परिणीकरण क्या है, इसका उदाहरण सही समझाइए। आंसर देखिए, पूंजीवाद के विकास से वैश्विक स्तर पर, पूंजीवाद के विकास से वैश्विक स्तर पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और हिस्सों में बाजारों का विस्तार हो गया है। इसी संदर्भ में परिणीकरण क्या है, यहाँ पर क्या बताया गया, इसी संदर्भ में परिणीकरण संकल्पना का क्या उदय हुआ है। परिणीकरण से आशय अर्थव्यवस्था में होने वाले उस परिवर्तन से है जिनके अनुसार बाजार में उन वस्तुओं या सेवाओं का क्या है, क्रय विक्रय होने लगा जो पारस्परिक रूप से क्रय विक्रय की वस्तु या यहाँ पर देखिए और है, वस्तु या सेवा नहीं मानी जाती है। जैसे श्रम और कौशल अब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदा व बेचा जा सकता है। समझ में आ गया। श्रम और कौशल क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिन्हें खरीदा व बेचा जा सकता है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न था उसका हमने बता दिया उदाहरण के साथ में। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान, जो नारी आंदोलन है इसमें अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं, इसके बारे में बताना है। कौन कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं जो उठाए गए हैं। आंसर देखिए क्या है, लैंगिक असमानता प्रकृति, यहाँ पर देखिए लैंगिक असमानता प्रकृति की देन नहीं है, अपितु ये क्या है, अपितु यह एक संचारात्मक, यहाँ पर देखिए अपितु एक संचारात्मक समस्या मानी जाती है। उपनिवेश काल, देखिए उपनिवेश काल में लिंग समानता हेतु मध्य वर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलन के एक हिस्से को क्या है, एक हिस्से के रूप में नारी आंदोलन भी प्रारंभ हुई। इन आंदोलन के मुद्दे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कुछ इस प्रकार से देखिए, यानी पॉइंट के थ्रू जब आप समझाएंगे तो ज़्यादा एग्जामिनर समझेगा। नारियों का पुरुषों के समान अधिकार देना। उसके बाद में देखिए सती तथा जैसी कुरीत को समाप्त करना। जो सती प्रथा था भैया कि क्या है, जिसे जो उसके यानी पिता यानी जो उसके पति का डेथ हो जाता था, यानी मृत्यु हो जाता था, तो उसी चिता के सामने यानी उस स्त्री को भी जलना पड़ता था। तो सती प्रथा जो था भैया, इसका एक प्रकार से कुरीति का समाप्त करना। दहेज प्रथा का विरोध करना भैया, कि दहेज दोगे तभी हम शादी करेंगे, नहीं करेंगे शादी करेंगे नहीं तो हम नहीं करेंगे, दहेज नहीं दोगे, तो इसका विरोध करना। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना,
उसके बाद में देखिए लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना। उसके बाद देखिए विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध को हटाना, यानी जब कोई पति की, मान लीजिए किसी भी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो पत्नी क्या है, विधवा हो जाती है। तो क्या जो विधवा पत्नी है वो क्या है, शादी नहीं कर सकती। जो ये प्रतिबंध है इसको हटा देना चाहिए। क्या है, वो दोबारा शादी कर सकती भी है कि अपनी लाइफ में बढ़ सकती है। समझ में आ गया। तो ये नारी आंदोलन में अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं, जो कि इसके बारे में आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, लघु उत्तरीय का प्रश्न है आपके समाजशास्त्र का। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए, जातिवाद क्या है? जातिवाद को नियंत्रित करने के सुझाव दीजिए। जातिवाद की नियंत्रित यानी उसकी उपाय आपको बताना है। सबसे पहले तो हमें इसका फर्स्ट में परिभाषा देना है कि जातिवाद एक्चुअली में होता क्या है, जातिवाद किसे कहते हैं। समझ में आ गया। तो आंसर देखिए, जी.एस. घुरिये के अनुसार, यानी जी.एस. घुरिये सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके अनुसार अब जातीय एकता की भावना इतनी दृढ़ है, अब जातीय भावना की एकता भावना इतनी दृढ़ है कि इसे जाति भक्ति, इसे क्या है, जाति भक्ति ठीक ही कहा जाता है। आचार्य काका कालेलकर जातिवाद अंध और क्या परमोच्च, जातिवाद अंध और परमोच्च समूह भक्ति है जो न्याय के स्वस्थ सामाजिक मानदंडों अपेक्षा करता है। सामाजिक जो मानदंड है इसकी अपेक्षा करती है, इसी को हम जातिवाद कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, यदि प्रश्न नहीं इसी का हम उपाय बताएंगे। तो देखिए जातिवाद के क्या उपाय हैं। देखिए जातिवाद के उन्मूलन हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं, यानी उन्मूलन हेतु क्या है, निम्न उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला है, जातिवाद को समाप्त करने हेतु अंतर जातीय विवाहों को क्या है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जातिवाद को समाप्त करने के लिए हेतु क्या है, अंतर जो जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जातिवाद को समाप्त करने क्या है, उपयुक्त कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए। समझ में आ गया, किया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा है, जातिवाद को प्रेरित करने वाली सांस्कृतिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये जातिवाद को क्या है, एक प्रकार से जातिवाद को नियंत्रित करने का उपाय है। कहा नहीं गया कि जातिवाद में कहते हैं कि ये आप इस कास्ट के हो, इस कास्ट के नहीं, आप इस कास्ट के हो, तो इसको हटा देना चाहिए। जातिवाद को एक प्रकार से सभी फैमिली की तरह रहना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये जातिवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हमने दे दिया है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। पांचवा प्रश्न है कि चाय की बागवानी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपको बताना, इसका टिप्पणी लिखना है। इससे रिलेटेड आपका गेहूं पर भी पूछा जा सकता है, शायद में भी पूछा जा सकता है। तो आंसर देखिए क्या है, चाय की बागवानी पर। भारत में औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण उस प्रकार नहीं हुआ। भारत में जो औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण है उस प्रकार नहीं हुआ जैसे ब्रिटेन में हुआ था। औपनिवेशिक सरकार गलत तरीके से मजदूरों की भर्ती करती है। औपनिवेशिक सरकार जो है वो गलत तरीकों से क्या है, भर्ती करती है मजदूरों की और उनसे बलपूर्वक कार्य कराती है। ब्रिटिश व्यवसायिकों, यहाँ पर देखिए ब्रिटिश व्यवसायियों या साइको, यहाँ पर देखिए व्यवसायियों के लिए सरकारी बल को प्रयोग कर मजदूरों से बागानों में कार्य कम मूल्य में कराया जाता है। क्या है, कार्य कम मूल्य में कराया जाता है। तथा औपनिवेशिक प्रशासकों, जो औपनिवेशिक प्रशासकों हैं, इसका ये मान्यता थी कि बागान मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए मजदूरों पर कठोर, जो मजदूर हैं इन पर कठोर बल दिया या क्या कठोर जो बल है ये प्रयोग किया जाए। तो ये चाय की बागवानी पर संक्षिप्त टिप्पणी, इस पर बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक प्रकार से बहुत लंबा क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन हमें उतना लिखने की ज़रूरत नहीं। जब आपका दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाए जिसका शब्द सीमा 250 शब्दों से अधिक होता है, तब आप बिल्कुल प्यार से अच्छे से चाय की बागवानी पर आपकी बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। पूर्ण रूप से जाकर पूरा इसका आंसर दीजिएगा। लेकिन जितना पूछा गया हम उतने में बता दिए कि आपको इतने में लिखना है। वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं प्रश्नों को। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा प्रश्न था हमने बता दिया है कि कौन सा प्रश्न था, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न था। पूरे का हमने आंसर दे दिया है। 5 ही प्रश्न था जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से।